बेटा स्टैटिस्टिक्स को हमने स्टार्ट किया था, तो क्या आप लोग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं? हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या देखी थी? स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ branch मैथमेटिक्स, of mathematics जी शाबाश, दैट इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा with the aim of okay improving understanding about the real world। तो बेटा ये आपकी Yes. बुक के अंदर डेफिनेशन गिवन है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डाटा की कलेक्शन और उसके एनालिसिस के साथ डील क्या करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं, सबसे पहला वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और फिर हम लोग कहते हैं दैट इज़ कंसर्न विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। और एनालिसिस से मुराद होता है रिजल्ट्स ड्रॉ करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो वो कंक्लूजन हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना होता है। तो एक सेंटेंस हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, दैट इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड। तो ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन थी। स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? Descriptive statistics और descriptive inferential। शाबाश, पहली है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी है हमारे पास इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ के साथ डील करती है? कलेक्शन के साथ। about collection कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ, शाबाश। और इन्फ्लुएंशियल analysis एनालिसिस ऑफ एनालिसिस। डाटा। स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की थी, एक कलेक्शन और दूसरा एनालिसिस। तो अगर हम लोग सिर्फ कलेक्शन की बात करें तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, और अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें तो वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन कैसे किया था? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हाँ which जी, is concerned विच with इज, describe the number about describe a situation number। शाबाश है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन थी वो थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज concerned with concerned with describing describe numbers about numbers the about present, situation Situation in the present or the past. शाबाश, about the situation in the present or the past। हम इसको कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन, समराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, collection, summarization Summarization and classification and of data. classification of data, ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा हम लोग एनालिसिस किया करते हैं, मतलब ड्राइंग कंक्लूजन्स, ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स। तो हम लोग इधर कहते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स is the branch of statistics that deals with procedures about drawing conclusions, obtaining results, or inferences about the population from the sample data is called inferential statistics। तो आपकी बुक में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, drawing conclusion from observed numbers to make inferences about the population from which data is collected and about future trends। क्या ये बातें आपको क्लियर थी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से और इनकी ब्रांचेस? Yes। Yes, sir. Yes, sir। तो बेटा yes इसके sir साथ ये भी कहा जाता है कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो बेस कर रही होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर, क्योंकि जब yes तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ना हो तब तक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। जब तक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मुराद है आपके पास, आपने डाटा कलेक्ट ही नहीं किया हुआ, आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा ही नहीं है। जब तक डाटा नहीं है तो आप रिजल्ट्स कैसे ड्रॉ करेंगे? इसीलिए इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स
बेस कर रही होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर, जबकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्फ्रेंशियल पे बेस नहीं कर रही होती। डन बेटा? Yes, क्लियर sir. क्लियर है ये Yes, सारी sir. बातें? Yes, उसके sir. बाद उसके बाद हम लोगों ने डाटा को देखा, और डाटा हमने कहा ये रेफर कर रहा होता है, डाटा जो वर्ड है वो रेफर कर रहा होता है हमारे पास फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, क्या हम लोग क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या फैक्ट्स हैं। तो इसके बाद डाटा की टाइप्स को देखा गया। तो डाटा की टाइप्स कौन कौन सी थी हमारे पास? Variable and constant. डाटा की वैसे बहुत सी टाइप्स हैं, डिफरेंट सिचुएशन में हम इसकी डिफरेंट टाइप्स लिया करते हैं, लेकिन जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, हमने कहा था ये जो Primary और डाटा, secondary. ये जो डाटा के अंदर वैल्यूज हमारे पास आती हैं, तो इन तमाम वैल्यूज को हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ऐसे ही था? Observation कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो डाटा की जो अगर मेन टाइप देखी जाए, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो या तो कांस्टेंट वैल्यूज हुआ करती हैं, या और variable. या फिर ये वेरिएबल वैल्यूज हुआ करती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी होती हैं? सर जो सेम रहे, चेंज ना हो। जो कांस्टेंट specific, वैल्यूज which not change. जो वेरी ना करती हो, जो चेंज ना होती हो, पर्सन टू पर्सन हो, टाइम टू टाइम हो, प्लेस टू प्लेस हो, मतलब तमाम एंटिटीज के लिए, तमाम इंडिविजुअल्स के लिए हमारे पास वो वैल्यूज सेम रहती हो, हम उन्हें कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं। जैसा कि Yes. अगर आपके कैलकुलेटर में बेटा एक ई वर्ड यूज हो रहा है, आइलर नंबर, तो ये आइलर नंबर की वैल्यू कांस्टेंट है। इसी तरह से आपने इससे पहले एक पढ़ा होगा पाई, Yes, sir. Yes, sir. 22/7, तो ये पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। इसी तरह से बेटा कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो हमने कहा 1000 मीटर्स होती हैं। तो मैं किसी से भी पूछूं, हर किसी ने यही आंसर करना है। तो बेटा ये वाली वैल्यूज भी कांस्टेंट ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, टाइम टू टाइम भी चेंज कर जाती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। डेफिनेशंस क्लियर हैं सबको? Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. Yes, sir. Sir. वेरिएबल्स की हम लोगों ने दो टाइप्स देखी थी। Quantitative और qualitative. शाबाश, वेरिएबल्स की दो टाइप्स थी, क्वांटिटेटिव Qualitative. एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का एक और नेम भी हमने देखा था, Attribute. एट्रीब्यूट्स। Attributes. एट्रीब्यूट्स। तो बेटा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज जिनका आंसर हम न्यूमेरिकल सेंस में करें, नंबर्स की फॉर्म में करें, हम उन्हें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। Yes, sir. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हुआ करती हैं। जैसा कि अगर आपसे आपकी हाइट पूछी जाए तो आप नंबर्स में बताएंगे, आपसे आपका वेट पूछा जाए आप नंबर्स की फॉर्म में बताएंगे, आपसे पूछा जाए आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं आप नंबर्स में बताएंगे। ये तमाम चीजें तो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आ जाती हैं। गॉट इट? इसी तरह Yes, sir. Yes, sir. क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास हुआ करते हैं वो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, मतलब यहाँ पर हम लोग नंबर्स का सहारा नहीं लिया करते। क्या आप मुझे इसके एग्जांपल्स बता सकते हैं? Sir, favorite color. कलर हो गए, Favorite जी, colors. बिल्कुल, Foods. शाबाश। टाइम। और टाइम, टाइम जब भी आप कहेंगे कि क्या टाइम हुआ है, या आप किसी से ये कहें कि भाई इस टेस्ट को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, तो वो तो आपको नंबर्स की फॉर्म में बताएगा ना टाइम। Yes, sir. Yes, sir. तो वो Yes, टाइम sir. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में जाएगा। Happy और sad. फीलिंग्स, इमोशंस,
ये जितनी चीजें होती हैं वो क्वालिटी मतलब किसी भी शख्स की खुसूसियत, इसमें अच्छाई Yes, बुराई sir. सारी शामिल हैं, तो वो सारी की Attributes. सारी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बन जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की कोई टाइप नहीं हुआ करती हमारे पास, लेकिन जो Quantitative. क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं। याद है कौन कौन सी होती हैं? Discrete, sir, और And continuous. continuous. डिस्क्रीट एंड Very Continuous. Continuous variables. डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो काउंटेबल हो और स्पेसिफिक जो हो उसके countable अंदर हो। और नॉन डेसिमल फॉर्म हो। अच्छा, अब ये बात तो कंफर्म हो गई, जब क्वांटिटेटिव का टाइप है तो भाई नंबर्स की फॉर्म में होगा, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन स्पेसिफिक नंबर्स हुआ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 10, इस तरह से, मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, जो डेसिमल की फॉर्म में हमारे पास ना आते हो, वो वाले तमाम वैल्यूज जिनका आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल ना होता हो, जिनका आंसर डेसिमल में पॉसिबल ना होता हो, हम उन्हें डिस्क्रीट वैल्यूज कहा करते हैं। जैसा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो मैं परफेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताऊंगा कि भाई मेरे क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, मैं ये नहीं कह Yes. सकता 25 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट डेसिमल में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इन्हें डिस्क्रीट वेरिएबल के तौर पर लेके जाएंगे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो भाई या तो एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट डेसिमल में नहीं बताए जा सकते। इसी तरह नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ डैमेज आइटम, तो ये सारी चीजें हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल बनती हैं। लेकिन कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हुआ करती हैं जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अपनी तमाम तर वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, तो हम उन्हें कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहा करते हैं। जैसा कि आपका वेट, अब ऐसा नहीं है एग्जैक्ट वेट अगर किलोग्राम्स में बताया जाए, तो ऐसा नहीं है कि अगर वेट 40 किलोग्राम है तो डायरेक्ट 40 से 50 हो जाएगा, या 40 से 41, 41 से 42, ऐसा नहीं है। वेट किलोग्राम के साथ साथ ग्राम्स में भी जाता है, कि जब आप वेट को मेजर करने लगते हो तो किलोग्राम के साथ साथ वो ग्राम्स भी साथ में बता रहे होते हैं। इसी तरह आपकी हाइट, हाइट भी जस्ट ये नहीं है कि या 5 फीट होगी या 6 फीट होगी या 7 होगी, तो 5 फीट समथिंग इंचेस उसमें शामिल हुआ करते हैं। क्लियर? क्लियर? Yes, Yes, yes. sir. Clear. तो ऐसे समझ लें कि भाई अगर किसी चीज का आंसर आप उसके मेन यूनिट के अलावा उसके सब यूनिट्स में भी कर रहे हो, जैसे अब किलोमीटर के साथ मीटर और किलोग्राम्स के साथ ग्राम्स, ऐसे ही है ना, हाइट करने लगे फुट के साथ इंचेस, मतलब अगर उसका स्मॉल यूनिट भी पॉसिबल हो तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस में जाके लिखते हैं। डन? Okay, sir. और Okay, sir, got हिंट it. के तौर पर कल मैंने आपसे कहा था कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो काउंटेबल्स होते हैं, जो काउंटेबल्स होते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, और जो मेजरेबल्स होते हैं Continuous. वो कंटिन्यूस होते हैं। मतलब जिनका आंसर करते हुए आपको काउंटिंग करनी पड़े 1 2 3 4 5 6, वो डिस्क्रीट वेरिएबल, और जिनका आंसर करते हुए आपको मेजरमेंट करनी पड़े वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब जैसे बेटा टेम्परेचर काउंट नहीं किया जाता, टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ऐसे ही है ना? तो जो Yes, sir. टेम्परेचर है वो Yes, कॉन्टिन्यूअस sir. वेरिएबल बन जाएगा, टेम्परेचर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर काउंट करवाने के लिए जाते हो या ब्लड प्रेशर को मेजर करवाने के लिए जाते हो, Mayer, sir. तो वो भी Measure. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बनेगा। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेजर करोगे या काउंट करोगे? count, Count. काउंट, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल बन जाता है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, काउंटिंग करेंगे या मेजरमेंट करेंगे उनकी? count, Count. काउंटिंग करेंगे, तो वो भी डिस्क्रीट वेरिएबल है हमारे पास। आई होप कि आप समझ चुके होंगे।
Yes, sir. यस सर। इसके अलावा बेटा टाइम, अब अगर आप लोग टाइम देखें तो ये जो ईयर्स ये भी टाइम है, मंथ्स टाइम है, मंथ्स के साथ डेज ये भी टाइम है। अब देखिए ये अपने सब यूनिट्स में मौजूद है भाई, 1 आवर भी तो टाइम है, लेकिन अगर मिनट्स में बात करें वो भी टाइम है। तो टाइम हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आता है, और वैसे टाइम कॉन्टिन्यूस हमेशा याद रखना, टाइम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। और उसके साथ साथ टाइम के साथ साथ अगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें करेंसी इन्वॉल्व हो जाए, पैसों का लेन देन आ जाए, तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बन जाता है। क्लियर? यस Yes, सर sir. क्लियर। टाइम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। जैसे अब इनकम ऑफ अ पर्सन, तो इनकम ऑफ अ पर्सन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, डिस्क्रीट नहीं है ये। इसी तरह किसी भी चीज की प्राइस की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के तौर पे आएगी। क्लियर? नेक्स्ट चलें। Yes, यस sir. सर। यस सर। इसके बाद डाटा की जब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो उसकी क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ डाटा प्राइमरी डाटा होता है और कुछ डाटा सेकेंडरी डाटा होता है। तो प्राइमरी डाटा हमारे पास क्या है? जो इकट्ठा किया जाता है खुद से। From specific investigation. जी, प्राइमरी डाटा हमारे पास क्या था? So, वो कलेक्शन ऑफ डेटा डाटा जो फ्रॉम हम कलेक्शन कर इन्वेस्टिगेशन। लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन कर which लेते is specifically collected for an investigation. First time इसको collect करें हम। शाबाश, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा? विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड है। और के डाटा से उसके ऊपर काम किया जाए। काम किया जाए या काम किया जा चुका हो? काम किया जाए किसी और के डाटा पर। तो काम हाँ किया जा हाँ, चुका हो जिसमें। शाबाश। अच्छा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। बेटा प्राइमरी डाटा को हम लोग अगर प्राइमरी सोर्स यूज करके डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करना है ना, तो अगर डाटा की कलेक्शन के लिए आप प्राइमरी सोर्सेज यूज करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन यूज करते हैं, तो हम उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। और अगर आप लोग डाटा की कलेक्शन के लिए सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन यूज करते हैं, तो हम उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अब प्राइमरी सोर्सेज क्या है? प्राइमरी सोर्स से मुराद है डायरेक्ट मेथड, और सेकेंडरी सोर्स से क्या मुराद है? Indirect में। इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब डाटा दोनों सिचुएशंस में, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, डाटा आपने यूज करना है। लेकिन अगर आप उस डाटा को डायरेक्ट मेथड के थ्रू डाटा की कलेक्शन करते हो, तो वो आपके लिए प्राइमरी डाटा है। और डायरेक्ट मेथड से मुराद है कि भाई आप खुद डाटा कलेक्ट करो, आप किसी से खुद इंफॉर्मेशन लो, आप खुद से इन्वेस्टिगेट करो, आप खुद से ऑब्जर्व करो चीजों को, आप खुद इंटरव्यू करो किसी भी तरह से। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, और इनसे जो डाटा हमें मिलता है हम उस डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं। हम इसे फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं। प्राइमरी डाटा को फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, कि मतलब इससे पहले ये डाटा अवेलेबल नहीं था, आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने इंटरव्यू किया, आपने इसको ऑब्जर्व किया, तो ये डाटा आपको मिला है, तो आप इसे प्राइमरी डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा से मुराद होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करते हुए अगर आप लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम उसे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इनसे जो डाटा कलेक्ट होता है उसे सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। क्लियर? यहाँ पर Yes, sir. यहाँ पर डाटा आपने कलेक्ट करना है, लेकिन ये है कि आप डाटा यूज आपने करना है, लेकिन ये है कि जो
लेकिन ये डाटा आपके पास पहले से मौजूद होता है। जैसा कि किसी किस्म की कोई पब्लिकेशंस हैं, किसी किस्म का कोई रिसर्च वर्क है, अगर आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप किसी किस्म की कोई बुक पढ़ के कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको अगर गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई डाटा प्रोवाइड करती है तो ये सारे के सारे आपके लिए सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। क्या प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्लियर है सबको? यस Yes, sir. सर क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा था रॉ एंड एग्रीगेट डाटा। रॉ डाटा एंड एग्रीगेटेड डाटा। एग्रीगेटेड डाटा। aggregated data। रॉ डाटा एंड एग्रीगेटेड डाटा। रॉ डाटा क्या होता है हमारे पास? collection तो of data without ordering form, क्या दोबारा? जिस फॉर्म में collection हमारे of data without order form, हाँ ठीक है। Unarranged data. अनप्रोसेस्ड डाटा, अनप्रोसेस्ड डाटा, इसको रॉ डाटा कहा जाता है। अनप्रोसेस्ड से क्या मतलब? आपने सिर्फ डाटा को कलेक्ट किया है बस, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। मतलब किसी किस्म का कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया इसके ऊपर। स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करने से मुराद है कि अगर आप लोग उसकी अरेंजमेंट भी करते हैं तो भी वो एक प्रोसेस अप्लाई हो जाता है, तो वो फिर अनप्रोसेस नहीं रहता। अगर आपके पास अनप्रोसेस डाटा है कि उस डाटा के ऊपर किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं की गई, मतलब ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा इज कॉल्ड रॉ डाटा। अनप्रोसेस डाटा, या फिर हम इसे कहते हैं ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा। Mixture ओरिजिनली of कलेक्टेड useful and डाटा, extra information. उसे हम लोग रॉ डाटा कहा करते हैं। तो एग्रीगेटेड डाटा क्या होता है? एग्रीगेटेड डाटा होता है हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा को हम लोग एग्रीगेटेड डाटा कहते हैं। प्रोसेस डाटा कि भाई आपने डाटा ओरिजिनली जब कलेक्ट कर लिया, आपके पास रॉ फॉर्म में था, और उसके बाद वो डाटा अरेंजमेंट की फॉर्म में भी नहीं था, डाटा की अरेंजमेंट कर देना उसको अनप्रोसेस्ड से प्रोसेस्ड बना देता है, मतलब वो एग्रीगेटेड डाटा बन जाता है। अब जरूरी नहीं है आप उसे सिर्फ अरेंजमेंट में रखें, भाई आप उस डाटा की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरह से समराइज्ड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, और हम लोग इसके बाद रॉ डाटा कलेक्ट भी करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई भी करेंगे, तो उस रॉ को एग्रीगेटेड में कन्वर्ट करेंगे हम लोग अपनी एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन डेफिनेशन से याद रखने के लिए हम इसे कहेंगे the processed data is called aggregated data। Done? Okay, यस sir. सर। Well, after classification and summarization and arrangement of data, जो डाटा आपको मिलता है आप उसे प्रोसेस डाटा मतलब एग्रीगेटेड डाटा कहते हैं। जी, रॉ और एग्रीगेटेड डाटा क्लियर? Yes, sir. यस सर इसके क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा था? Population, sir, sample पॉपुलेशन and sample. एंड सैंपल। population and sample। जी, तो population as a whole
all in all items are called population. भाई देखें, स्टूडेंट्स बहुत से हैं, लेकिन हमने देखना है कि हम डाटा किसके बारे में कलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि हमारी क्यूएम की क्लास के स्टूडेंट्स, तो क्यूएम की क्लास के तमाम स्टूडेंट हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि पॉपुलेशन के अंदर आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, पॉपुलेशन में टोटल शामिल होता है, एज अ होल, टोटल, इन एग्रीगेट, इसके साथ जो वर्ड यूज किया जाता है एज अ होल, टोटल या इन एग्रीगेट का वर्ड यूज किया जाता है। तो एग्रीगेट से मुराद भी टोटल ही होता है। In aggregate, all objects are called population। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन में से हम कुछ इंडिविजुअल, कुछ आइटम्स को हम लोग अगर सेलेक्ट कर लें, मतलब सिलेक्शन कर ली जाए, तो वो जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं उस सिलेक्शन को हम लोग सैंपल बोला करते हैं। मतलब उस सैंपल हमेशा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। सैंपल हमेशा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन। कि अगर हम लोग कहें कि हमारी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 30 स्टूडेंट्स पॉपुलेशन हैं, लेकिन इसमें से हमने 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए, तो ये जो सिलेक्शन हम लोगों ने की है वो सैंपल कहलाएगी। क्लियर है? पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। यस सर, क्लियर है। यस सर। कल का हमारा लेक्चर इधर तक ही था। सर इसके बाद Yes, हमने sir. डाटा कलेक्शन करी थी। क्या? डाटा कलेक्शन collection. डाटा और की sampling की डाटा की कलेक्शन के मतलब मेथड्स वगैरह देखे थे, तो जी वो सर। मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर का भी बता दिया था कि एक फॉर्मेट होता है, एक पेपर होता है, एक फॉर्म होता है हमारे पास, जिसमें पर्टिनेंट, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंशन होती हैं, और वो हमने क्वेश्चन तमाम अपनी पॉपुलेशन से करने होते हैं। तो उस फॉर्म को हम लोग क्वेश्चनियर बोला करते हैं। क्वेश्चनियर को डिफाइन कर दिया था। दूसरा सैम्पलिंग से मुराद कि हम लोग ये जो अपने पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं ना, हम उसे सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए रैंडम सैम्पलिंग, आपने सुनी होगी। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब यह है कि भाई कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस रैंडमली जाओ और 30 में से 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो। तो ये सैम्पलिंग के बहुत से मेथड हैं जो कि इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 17 में जाकर पढ़ेंगे। ओके बच्चों? इंशाल्लाह।